नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर करेंगे कच्चे तेल के साथ, जहां पर आज भी बिकवाली के साथ कारोबार शुरू हुआ है। $100 के नीचे यहां पर ब्रेंट में अब कारोबार है और पिछले हफ्ते की 2.5% की गिरावट के बाद नियरली 1.5% की मंदी के साथ आज कारोबार। साथ ही सोने चांदी पर बात होगी, जहां पर फेड की दरें और बढ़ने की वजह से सोने चांदी में दबाव है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो ये 108 के ऊपर अब कारोबार कर रहा है, जो कि 5 हफ्ते का हाईज है और उसका सीधा असर हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा, जो पिछले हफ्ते 2% फिसला, और चांदी जो 8% गिरी और अब 55,000 के आसपास भारतीय बाजारों में कारोबार कर रही है। वहीं बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर बारिश कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। क्या इंपैक्ट है इसका फसलों पर, बुआई पर और यील्ड्स पर क्या इंपैक्ट रह सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जातिन त्रिवेदी, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या हैं हमारे साथ, और साथ ही मॉनसून पर बात करने के लिए आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जनमनी भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम आज यहाँ पर सोने चांदी के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ मुनाफा वसूली और गहराती हुई नजर आई है। सोना, जैसे मैंने कहा, 2% नीचे पिछले हफ्ते गिरा था और आज 51,300 के आसपास फिलहाल आपकी स्क्रीन पे कारोबार, यानी कि 1745 का जो स्तर सोने का था वो भी हमने टूटता हुआ देखा है। वही हाल चांदी का है, जहां पे लगातार गिरावट है। बहुत कोशिश की $20 के ऊपर रुकने की, लेकिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर भी है। 19 के आसपास फिलहाल यहां पर कारोबार और 55,000 आपकी स्क्रीन पर। भार्गव जी, कैसे देखते हैं आप फिलहाल ये जो मूवमेंट सोने चांदी में देखने को मिली है? जो डॉलर में रीबाउंड है उसका सीधा असर तो है ही, इसके अलावा सितंबर में यूएस फेड की मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, एक स्टेडी इंटरेस्ट रेट हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा स्लो हुआ है यूएस में, मगर कंट्रोल में तो आज भी नहीं कह सकते हैं। तो एक स्टेडी राइज जो उनकी एक प्रेडिक्शन था और जो सोच थी, वो एक स्टेडी राइज इंटरेस्ट रेट में होगी। और सोने में एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मगर मेरा मानना है कि ये करेक्शन विल बी अ गुड बाय। 1700 और 1725 के बीच में जो भी मिले, इट विल बी इंटरनेशनल मार्केट में इट्स अ वेरी गुड बाय। ओके, इंडियन मार्केट्स में किस तरह की फिजिकल बाइंग आप आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से फेस्टिविटीज यहां पर आ रही हैं और सोने के बेचाने के भावों में गिरावट है, क्या उसका असर, इम्पैक्ट पॉजिटिव तरीके में खरीदारी में है? एक माइंड पॉजिटिव है। ये थोड़ा बाइंग थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि मॉनसून में बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आ सकता है इंडिया में, बिकॉज फार्मिंग सेक्टर जो बहुत बड़ा सपोर्टर है अपने गोल्ड मार्केट का, उनको अभी पूरा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है उनके वर्किंग कैपिटल के लिए। तो बाइंग हमने देख रहे हैं, जो भी डिलेड बाइंग हुई थी वो सब कंप्लीट हो रही है, और जो लोग एडजस्ट कर सकते हैं वो फिजिकल में आ गए हैं। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर यही प्राइस अगर 2 महीने टिक गया तो काफी अच्छी बाइंग देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट लेवल पे भी। गोल्ड बॉन्ड्स भी आज यहाँ पर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का आज एक और ट्रांच यहाँ पर शुरू हो रहा है। आपको लगता है जो कम भाव है उसका फायदा यहाँ पर निवेशक उठाएंगे? उठाना चाहिए। मैं एक लॉन्ग टाइम सपोर्टर रहा हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे। जो भी आदमी इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड में और जो लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 8 साल तक रुक सकता है, उसे गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए और अभी ये ट्रिप में भी सब्सक्राइब करना चाहिए। आप किस तरह के भाव देखते हैं भार्गव वैद्य जी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या दिवाली तक आता हुआ, अगर कोई इन्वेस्ट भी करना चाहे तो नियर टर्म में? गोल्ड बॉन्ड्स तो क्लियरली एक लंबे समय के लिए हैं, जहां पर निवेशकों ने काफी फायदा भरोसा भी जताया है, लेकिन अगर अगले 3, 4, 6 महीने के लिए सोने चांदी के भाव देखने चाहें तो आपका क्या व्यू है? मैं गोल्ड के प्राइस में बेरिश नहीं हूँ। वापस आपको 54,000, 55,000 वो सब भाव दिखने को मिलेंगे, क्रॉस हो जाएंगे कंफर्टेबली, और आप 4 से 5% का रिटर्न आप कैलेंडर ईयर एंड तक भी देख सकते हैं आज। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी के मौके यहाँ पर अच्छे हैं। कुणाल, आप चार्ट्स पे सोने को यहाँ पर कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने अच्छी खासी, यानी कि $50-55 की मुनाफा वसूली पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर आते हुए देखी है। क्या करंट लेवल्स में आप बाइंग की सलाह देंगे? सी, फाइनेंशियल कंडीशंस आर गेटिंग टाइटर, सो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब तक नीजक रिएक्शन गोल्ड में आता ही है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एक्सक्यूज मी। सो आई विल एग्री विद भार्गव भाई, लॉन्ग टर्म आउटलुक सोने का बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज इन ऑर्डर टू टाइटन द फाइनेंशियल कंडीशंस, फेडरल रिजर्व अपने बॉन्ड मार्केट में बेच रहा है और लिक्विडिटी सक कर रहा है। तो सभी एसेट क्लासों में इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर में भी एक मंदी आ सकती है। नेक्स्ट 1-2 महीने में जो भी मंदी आती है, मे बी $1,700, $1,680 जो हमने रीटेस्ट किया था, वो फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है मार्केट्स। बट मेरी राय में
ये नेक्स्ट साल के लिए बहुत बड़ा तेजी का रीजन होगा, क्योंकि क्या होगा, ये जो 2 से 3 महीने या दिसंबर तक जो भी टाइटनिंग होता है, तो इसके कारण इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी। फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होने के कारण आपको धीरे धीरे दूसरे रिस्की एसेट क्लास में रिटर्न कम मिलेगा। सो अपने आप को हेज करने के लिए इन्वेस्टर्स धीरे धीरे गोल्ड में आएंगे। सो ये जो 3 महीने है, आने वाले 3 महीने, इसमें जो भी गिरावट आती है, इसमें नेक्स्ट साल पैसा कमाने के लिए गोल्ड में बाइंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये प्रेशर सेलिंग आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और गोल्ड शॉर्ट टर्म में और भी करेक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लियरली। एंड जतिन, आप चांदी को कैसे देखते हैं, क्योंकि 58,000 प्लस के हाईज के बाद यहाँ पर अब 55,000 के आसपास के लेवल्स, क्या ये खरीदारी के लिए किसी ने खरीदा है तो उनको एवरेजिंग करने के लिए बेहतर लेवल्स हैं? जिन्होंने बाइंग की हुई है, अगर रिसेंटली 1-2 दिनों में बाय की है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि लोअर लेवल से बाय किया होगा। जिस तरह से मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन दे दिया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 58,000 से लेके अब 55,000 तक, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि यही लेवल्स के आसपास से जुलाई एंड में हमने देखा था कि एक शार्प राइज जो है वो देखने मिली थी गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर, स्पेशली सिल्वर प्राइस के अंदर 55,000 के आसपास से। तो 54,000 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है स्विंग ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से हायर लेवल्स पे। लेकिन मैं ये स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि 56,500 एक स्ट्रॉन्ग और स्टिफ रेजिस्टेंस भी बना हुआ है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो जब तक 56,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक बहुत ज्यादा बुलिश भी ना रहे। अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एग्जिट करने की 56,000 के आसपास, तो वहां पर अपनी प्रॉफिट भी बुक कीजिए। अगर पोजीशन अटकी हुई है 56,000 के आसपास तो वहां पे थोड़ा सा एग्जिट कर लीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो रेंज है कहीं ना कहीं लोअर एंड पे तरफ थोड़ा ज्यादा टेस्ट करते हुए देखने मिल सकता है आगे चलते हुए। 56,500 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक पोजिशनली बाय नहीं करना है, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। जो ऑलरेडी पोजीशंस हैं उसको एग्जिट करने की रुझान रखें 56,500 के बीच में, और फ्रेश ट्रेड अगर लेना है बाइंग का तो एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी रखें, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ना करें इस लेवल पर। हायर लेवल्स पे थोड़ा एग्जिट करने की ये जो है वो हम सलाह देंगे सभी दर्शकों को। ऑलराइट, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, जहां पर शॉर्ट टर्म में कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगले साल के इंपैक्ट से अगर आपको लेना हो तो ये करंट लेवल्स काफी बेहतरीन है। 19 के नीचे फिलहाल यहाँ पर चांदी यानी कि हर अगला टिक थोड़ी सी मुनाफा वसूली और गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार करता हुआ। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर भी मुनाफा वसूली आई है। इवन एज चीन की तरफ से हमने दूसरी बार लगातार यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट में LPR में गिरावट देखी है, चाहे वो 1 ईयर था या 5 ईयर के हिसाब से था। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मेटल्स में फिलहाल देखने को नहीं मिला। कुणाल, क्लियरली लोज से हम यहां पर खरीदारी देखते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना की तरफ से मेजर्स आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट उस तरफ से नहीं है। मेटल्स तो मुझे खराब लग रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियो डे बाय डे बेरिश पोर्ट्रे कर रहा है। सो हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी है मेटल्स में। सो मेरी राय में मेटल्स यहां से आपको एक अच्छी मंदी देखने मिल सकती है। शॉर्ट करके छोड़ देना चाहिए। कॉपर 676 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 650 640 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 10 से 15 रुपए से ज्यादा अपसाइड नहीं आएगी, और आई एम एक्चुअली नाउ वेरी बेरिश ऑन मेटल। सो चाइना ने 15 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट किया है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन चाइना में खराब है और वर्ल्ड में फाइनेंशियल कंडीशन टाइट हो रही है। इट्स टाइम टू गो शॉर्ट इन मेटल्स। और कितनी गिरावट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे और किसमें ज्यादा बेरिश हैं आप, कुणाल? सो ब्रॉडली स्पीकिंग कॉपर मुझे 630 625 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एटलीस्ट कंजर्वेटिवली आप देखेंगे तो 8 to 10% की डाउनसाइड में देख रहा हूँ। और फंडामेंटल तो सप्लाई साइड से देखेंगे तो कोई भी मेटल शॉर्ट नहीं है, बट मेरा जो शॉर्ट करने का जो मेन रीजन है वो फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होने वाली है। फेडरल रिजर्व जो पहले बॉन्ड बेचता था मार्केट में अपनी बैलेंस शीट से, उसका साइज डबल होने वाला है। सो 2-3 महीने हमें एक टर्बुलेंट मूव देखने मिलने वाला है, और दैट्स व्हाई आई एम बेरिश। जतिन, आप क्या से देखते हैं मेटल्स को, और अगर आप भी बिकवाली की राय दे रहे हैं तो कौन सा मेटल आपने चुना है? करंट सिचुएशन के हिसाब से देखने जाएंगे तो जिंक के प्राइसेस थोड़े ज्यादा एस्केलेटेड लग रहे हैं मुझे। जिस तरह से एक अगस्त फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में जो रैली देखने मिली थी और जुलाई एंड से लेके अब तक तो एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली, तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वहां पे भी जरूरी ज्यादा गहरा सकती है। 310 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जरूर है जिंक के लिए। तो 310 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये जो रेंज बाउंड कारोबार है 310 से लेके 316,
इसके बीच में जरूर देखने मिल सकता है। बट जैसे 310 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जो है वो जिंक के प्राइसेस में देखने जरूर मिलेगा, जो उसको सीधा 295 से लेकर 290 तक लेके जा सकता है। सो माय एडवाइस इज मोमेंटम ऑन स्विंग ट्रेडर्स के लिए है 310 के नीचे ही जिंक को शॉर्ट करना है एग्रेसिवली फॉर द लेवल्स ऑफ अराउंड 295 टू 290 विद द स्टॉप लॉस अबव 316। ऑलराइट, यानी कि सेलिंग यहाँ पर मेटल्स में लौटती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसका तो असर है ही। और जैसे कहा गया कि चीन की तरफ से भी जो रेट कट्स आए हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं, स्टिमुलस अभी तक आया नहीं है, तो वहां से भी बाजार को डिसअपॉइंटमेंट। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली आज भी जारी है। पिछले हफ्ते की 2.5% की गिरावट के बाद 1.5% की गिरावट फिलहाल यहाँ पर। कुणाल, ईरान न्यूक्लियर डील पर सबकी नजरें, इसके अलावा ओपेक की मीटिंग है 5 सितंबर को, इन दोनों ही फंडामेंटल से क्या क्यूज ले रहे हैं आप? अगर ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो हो जाती है तो ऑयल में बहुत बड़ी गिरावट आने के चांस है। ब्रेंट $78 टेस्ट कर सकता है। और अगर ईरान की डील नहीं होती है तो भी ब्रेंट $85 जा रहा है। सो अभी इट्स नॉट अबाउट सप्लाई एनीमोर, इट्स नॉट अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर एनीमोर, इट्स अबाउट द डिमांड डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल टाइटनिंग। सो अगर आप देखेंगे सब डिमांड के नंबर, तो डिमांड के नंबर इज बीइंग सीवियरली इंपैक्टेड। गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑयल टू गो डाउन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। सो कमोडिटी के लिए ये अच्छा दौर नहीं होगा। नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीने है, इट्स गोइंग टू बी टर्बुलेंट वन एंड इट्स गोइंग टू बी a time when irrespective of the demand and supply, जैसे मैं कह रहा हूँ कॉपर, तो कॉपर में इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल पे है। ऑयल में अभी भी रशिया और यूक्रेन का वॉर सेटल नहीं हुआ है और आगे जाके सप्लाई, कोई भी ओपेक ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है सप्लाई वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। बट फिर भी डिमांड अभी कम होगी, ग्लोबल ग्रोथ कम होने वाला है और इसके चलते हुए ऑयल के प्राइसेस गिरने वाले हैं। यानी कि मुनाफा वसूली कच्चे तेल में और भी रह सकती है, यहां से भी बिकवाली और शॉर्टेजेस की राय बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे बात करेंगे यहाँ पर मॉनसून की और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्राइसेस पे कैसा रह सकता है, बताएंगे आपको। स्वागत है। और मानसून से सीजन का तीसरा महीना यहाँ पर खत्म होने को है और ओवरऑल तो मानसून यहाँ पर अबव नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां को लेकर कुछ चिंताएं जरूर बनी हैं। हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी अब फोन लाइन पर मौजूद है। मिस्टर जनमनी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माना यह जा रहा है कि बारिशें यहाँ पर 31% हिस्सों में सामान्य हुई है और 37% में अधिक हुई है और कुछ हिस्सों में यहाँ पर डेफिशिएंसी जो पहले महीने से जारी है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। आप कैसे देखते हैं बारिश का जो ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो काफी इरेटिक रहा है? देखिए, हर मानसून में तो कोई पॉकेट जो है डेफिशिएंट या डेफिशिएंट रेन होता है। जैसे इस बार आप कंटिन्यूसली यूपी, झारखंड, बिहार एंड यही रीजन में चल रहा है मेनली, और गैंगटी वेस्ट बंगाल का थोड़ा रिड्यूस हुआ है, नो डाउट। बट बाकी का अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। आप देखेंगे जहाँ राजस्थान का इलाका है या सौराष्ट्र से, जहाँ तमिलनाडु है, मराठवाड़ा, विदर्भ, जहाँ नॉर्मली मेजर पॉकेट जहाँ ऑलवेज सफर होता है, इस साल वो नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल है वो वेरी गुड है। जैसे मैंने बताया यूपी एंड बिहार छोड़ के बाकी तो ठीक है। एक्चुअली झारखंड भी कम हो गया, -26%, GW -29 हो गया। बाकी जो है -40 से -47 है, मेनली यूपी एंड बिहार, ये पॉकेट थोड़ा सफर हुआ है। और ऑल इंडिया जैसे बताया आपने 8% है, अच्छा रेन है। अगस्त भी अच्छा है, आज पर जुलाई ऑल्सो +10% है। और जुलाई एंड अगस्त का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट सेम है। आपका नॉर्थ ईस्ट डेफिशिएंट है, अगस्त अभी तक है 21 अगस्त तक। और आपका जो होमोजीनियस रीजन का और बाकी इलाका का बात करें तो आपका पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया वो एक्सेस है, और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो नॉर्मल है। तो जुलाई में जैसे ही था, अगस्त में बिल्कुल ऐसे है। थोड़ा 50 भी होता तो यूपी बिहार में रेन हो जाता, हुआ नहीं। कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस फॉर्म हुआ अगस्त में। इनफैक्ट डिप्रेशन ऑलरेडी हमारा 3 डिप्रेशन फॉर्म हुआ है, 4 डिप्रेशन ऑलमोस्ट। तो इसीलिए रेनफॉल जो है रिमेन मेनली सेंट्रल इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया। करेक्ट। एंड मिस्टर जनमनी, आपको लगता है ये जो यूपी बिहार की डेफिशिएंसी है जो 40% से ज्यादा है, ये बरकरार रहेगी और इसी तरह शायद हम ये मानसून का सीजन खत्म होता हुआ देखेंगे? देखिए, अभी ये कि सर्कुलेशन बन रहा है हेड बे ऑफ बंगाल में, जो शायद झारखंड जा सकता है, उसमें थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो 30-25 तक तो आ जाएगा बाय एंड ऑफ दी, तो 30% -30 तक तो आ जाएगा बाय एंड ऑफ द अगस्त। फिर बाकी तो है, क्योंकि विड्रॉल जो यूपी बिहार में इतना जल्दी नहीं होता है। तो हमारा जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो
तो सितंबर नॉर्मल लाइन है। इस साल तो अभी तक ट्रेंड हम लोग नहीं बताया। एनीवे टाइम स्टिल इज देयर फॉर दिस उत्तर प्रदेश एंड बिहार एक्चुअली। ओके, और आई नो दीज आर स्टिल अर्ली डेज, अगस्त का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप कैसे देखते हैं सितंबर को फिर? क्योंकि जून जुलाई अगस्त में जुलाई और अगस्त जैसे आपने कहा अबव नॉर्मल यहाँ पर रहे हैं, क्या वैसी ही उम्मीद सितंबर के साथ भी है? लेकिन सितंबर तो हम लोग नहीं लिया क्योंकि अभी 7-8 दिन बाकी है, बट सितंबर फोकस कुछ कम है एक्चुअली। बट आदित्य मतलब स्टैंड की कोई भी नेगेटिव तो ग्लोबल पिक्चर्स में नहीं है। और एमजेओ का जो है नेक्स्ट 10 डेज तक तो इवन 15 डेज तक 2, 3, 4 में रहेगा, वो फेवरेबल है। यही है, जब एमजेओ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में था तब भी रेन चल रहा था, अभी ईस्टर्न आ रहा है और रेन होगा। तो इसलिए मैं नहीं देखता हूँ कि हाँ ये जरूर है कि महाराष्ट्र का रेन जो है जितना क्वांटम था जून जुलाई और अगस्त का फर्स्ट 10 डेज, वो वाला में अगस्त का सेकंड 10 डेज जो है अगस्त 10 to 20 थोड़ा रिड्यूस हुआ है। आप देखिए बॉम्बे में जो हैवी रेनफॉल है वो लास्ट जुलाई 14 ऑलमोस्ट मोर देन 37 डेज हो गया बॉम्बे में, इतना वेट स्पेल नहीं हुआ। और बॉम्बे में भी अगले 5-6 डेज तक वेट स्पेल का चांस नहीं है। तो महाराष्ट्र का नेक्स्ट 5 to 7 डेज में ज्यादा रेन का चांस नहीं है एक्चुअली। लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया विल हैव लेस रेनफॉल इन नेक्स्ट 7 डेज। मेनली रेनफॉल विल भी उड़ीसा, बिहार, झारखंड यही इलाका में रहेगा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी बस यही इलाका, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहेगा। नॉर्दर्न इंडिया में हिमालयन हिल्स में रहेगा, क्योंकि कोई मेजर सिस्टम नहीं है। ये जो सिस्टम है ये अभी ऑलमोस्ट सागर का वेस्ट में है, मध्य प्रदेश में बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी है, नॉर्थ वेस्ट एमपी। अभी ये सिस्टम आगे जाएगा राजस्थान और पाकिस्तान के साइड में। तो नेक्स्ट 2 डेज में मेनली राजस्थान एक्टिविटी रहेगा, वेस्ट एमपी रहेगा, गुजरात रहेगा, और बाकी इलाका में इतना रेन नहीं है। ऑलराइट, यानी कि महाराष्ट्र को यहाँ से थोड़ी सी ईज मिलेगी या रिलीफ मिलेगा बारिशों से। अगले 5-7 दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है। मिस्टर जानमनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल, कैसे देखते हैं आप बारिश एज ऑफ अब तक के सोइंग नंबर्स और जो हमने उठापटक यहाँ पर एग्री स्पेस में बरकरार देखी है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि यहाँ पर सरकार की तरफ से भी काफी स्टेटमेंट्स? जी हाँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी, और ऑलरेडी अभी का वेदर और ग्लोबल वेदर दोनों टर्बुलेंट रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटी में मेरी राय में फंडामेंटली कोई मंदी नहीं है। फंडामेंटल्स सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी की तेजी के कंसीडरिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब। बट यहाँ पे डोमेस्टिक में मुझे इतना बड़ा कंसर्न सप्लाई साइड्स पे नजर नहीं आ रहा है। फ्यू कमोडिटीज है, जैसे कॉटन है, तो कॉटन में जो लगातार तेजी आई है और जो इंटरनेशनल डिस्पैरिटी चल रही है, दैट आर कंसर्निंग। बट ब्रॉडली मैं बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एग्री में। मेरी राय में नेक्स्ट 3 महीने जो डोमिनेंट फैक्टर रहेगा इंटरनेशनल और एग्री कमोडिटीज दोनों के लिए, वो है फेडरल रिजर्व का क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। जो बॉन्ड वो मार्केट में बेचने वाले हैं, उससे फाइनेंशियल डिमांड कमोडिटीज की कम हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू कोई मेजर स्पाइक आपको कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी देखने नहीं मिलने वाली है। पॉइंट टेकन। और आज तो हर जगह मुनाफा वसूली है भी। वो मसाले हैं आपकी स्क्रीन पे जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, और कॉटन में भी हमने पिछले हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर देखी है, 50,000 के स्तर टूटते हुए आपकी स्क्रीन पर। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मनी कंट्रोल प्रो आपके लिए बेहद आकर्षक ऑफर्स लेके आए हैं। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना